Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. So start with the new chapter and the chapter is chapter 7 bioenergetics and our topic is also bioenergetics. अब बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायो का मतलब तो हमारे पास डेफिनेटली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो लाइफ की स्टडी है. एनर्जेटिक्स हम बात करते हैं एनर्जी की. तो हमारी लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए डेफिनेटली हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ स्टोर होती है और किस तरह से ये रिलीज होती है, इस सारे प्रोसीजर को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स. सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो किस टाइप की होती है. हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है और कुछ यूटिलाइज होती है. अब ये जो एनर्जी है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है टू टाइप्स की. फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की तो देखा यह जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इन अ वर्किंग फॉर्म, कि हमेशा जो है वर्किंग फॉर्म में हमारे पास क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी. अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी को रेस्टिंग फेज में रखा जाता है. इसको ब्रीफली अगर डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि बायोएनर्जेटिक एंड द इसको इस टर्म में पढ़ सकते हैं, बायोएनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी. बायोएनर्जेटिक और एटीपी का हमारी बॉडी में क्या रोल है. अब एटीपी हमें क्यों रिक्वायर होता है? एटीपी हमारी जो लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होती है. अब एटीपी हमारे पास है क्या? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. इसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं. फॉस्फेट के जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड से अटैच होते हैं एडिनोसिन के. जब एक हमारे पास फॉस्फेट डिटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी. इसी तरह एटीपी की दोबारा से प्रोडक्शन के लिए हमें वही फॉस्फेट चाहिए होता है ताकि एटीपी स्टोर हो सके. जो फूड हम खाते हैं, जो खुराक हम लेते हैं वो किसकी फॉर्म में होता है? एटीपी की ही फॉर्म में स्टोर होती है. जो फूड हमारे अंदर स्टोर हो जाती है उसको हम किस फॉर्म में कह सकते हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पड़ी हुई है, क्योंकि ये रेस्टिंग फेज में है. जब क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टोर पड़ी होती है, ये इसी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं. जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं. टूट के हमारे पास क्या होते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हमें एक टाइम में अगर 24 आवर्स हम कुछ भी नहीं खा रहे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है. हंगर बैंक्स जो हैं वो अलार्म देते हैं कि भूख लग गई है. उसके बावजूद भी अगर हम लोग कुछ नहीं खा रहे तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, जस्ट लाइक 1 आवर एंड 2 आवर्स के बाद ऐसा होता है कि हमारी भूख कम होना शुरू हो जाती है. जब हम भूखे होते हैं, जब भूख लगती है तो उस टाइम क्या होता है? हमारे अंदर की जो जितनी एटीपीज होती हैं वो यूज़ हो चुकी होती हैं, एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें भूख लगती है कि दोबारा से ज़रूरत होती है कि हम क्या करें? खाना खाएं, मील लें. लेकिन अगर हम नहीं ले रहे उस ड्यूरेशन में तो क्या होता है? अगर हम उस ड्यूरेशन में भी खाना नहीं खाते तो होता इस तरह से है कि जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है. और वो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी. और आप लोगों ने ये जज भी किया होगा कि हम क्या करते हैं, जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ नहीं खाते, थोड़ी देर बाद हमारी भूख कम होना शुरू हो जाती है और एट द एंड क्या होती है? ख़त्म होना शुरू हो जाती है. इस वजह से क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी थी कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी ने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को क्या किया? पूरा कर दिया. जब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो हमारी जो है वो भूख की शिद्दत कम हो जाती है. इसी तरह से ये एक रिवर्स जो है रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता रहता है. दोबारा हम जब खाना खाएंगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से स्टोर हो जाएगी और फिर होगा काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी का एक ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग का प्रोसेस. इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है. नाउ मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को
फ्लो करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की ऑल टाइम पे ज़रूरत होती है। अब ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे अंदर, हम उनको कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब ये प्रोसीजर होता है, केमिकली प्रोसीजर होता है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी गेन भी होती है और लॉस भी होती है। अगर हम बात करते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो इसको कंबाइन हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसीजर होता कैसे है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, जब ऑक्सीडेशन होती है तो किसी भी एटम में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का जब अखराज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास HCl है, इसमें जब किसी भी इलेक्ट्रॉन में से किसी भी एटम में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो उसके रिजल्ट में एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो किस फॉर्म में रिलीज होंगे, जब रिलीज हो जाएंगे तो वो अपने पीछे क्या छोड़ते हैं, एनर्जी। उस एनर्जी को हम ATP के सिंथेसिस के लिए क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो ये इस एटम ने जो मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, उसको जब नेक्स्ट एटम गेन करता है तो उससे क्या चाहिए होता है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जब इसको लेता है तो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ और उसको पिक करता है, तो फिर वो क्या करता है, ये एक हमारे पास रिडक्शन का प्रोसीजर चलता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन redox reactions कहलाते हैं। loss of electron is always called oxidation and the gain of electron is always called reduction and the procedure is called oxidation reduction procedure. okay? अब अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, डेफिनेटली जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की अगर यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट होगी तो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पास स्टोर फॉर्म में होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं। इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि वो क्या है, स्टेबल फॉर्म में है। इस तरह से अरेंजमेंट होती है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, हाइड्रोजन को, या फिर किसको दे देगा, कार्बन को, हाइड्रोजन को दे रहा है या फिर कार्बन को, तो जब ये इसके पास आते हैं तो वो अनस्टेबल फॉर्म में रहते हैं। वो किस फॉर्म में रहते हैं, अनस्टेबल में। जब ये इस फॉर्म में आएगा तो ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है और हाइड्रोजन भी अनस्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन को नीड नहीं थी और इसने क्या कर दिया, इसको जो है वो लॉस करवा दिया। अब ऑक्सीजन हमेशा इसी कोशिश में रहेगा कि वो दोबारा से सेटिंग में चला जाए, मतलब अपनी सेट फॉर्म में चला जाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन किए हैं उसको क्या कर देगा, लॉस करने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो लॉस करने की कोशिश करेगा, किसी और को देगा और खुद स्टेबल होना शुरू करेगा, तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और खुद क्या होगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। जब ये स्टेबल होगा तो इस फॉर्म में भी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रिवर्सल हमारे पास होता रहता है, और यही जो हम कह सकते हैं कि ATP इसमें हमारे पास यूज़ होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसीजर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो मैकेनिज्म है उनको प्रोसीड करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास एज वी नो दैट उनके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोजन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो प्रोसीजर हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जस्ट लाइक हियर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने अंदर से क्या करवा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही क्या है, प्रोटॉन। जब हाइड्रोजन अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा है तो यहाँ पे इसके पास डेफिशिएंसी होगी है एक इसकी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन प्रोटॉन एज इट इज़ है। इस तरह का जो हमारे पास एटम होगा जिसके पास डेफिशिएंसी है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये यहाँ पे खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइज। सेम इज इट इज़ दैट, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है,
जब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसी तरह जब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये अपनी अगेन किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में, और ये इस टाइम पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन जब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन के। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसीजर, जिसके थ्रू एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट हैं वो क्या करते हैं, एटीपी अपने अंदर स्टोर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं डोमेस्टिक यहाँ पे अदर वर्किंग के लिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीपी की फर्दर कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और फर्दर वर्किंग पढ़ेंगे इन आवर बॉडी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।